चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र सोमानी जी अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष जी नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है। सर मैंने एबीबी लिए थे सितंबर 2020 में 900 रुपये में 200 शेयर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करूं 3 साल के लिए, पार्टली करूं, क्या करूं? 200 ही क्यों लिए थे, ज्यादा ले लेते। सर जो उस समय कोरोना था, हाँ हिम्मत करके ले लिए थे। अरे अगर 1000 लेते तो सोचो आज कितना पैसा बनता। सर तो अब पूंजी भी तो चाहिए उतनी। हाँ ये बात भी सही है। अच्छा ये वाली जो कमाई हुई है, इस वाली कमाई को और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसी में बने रहे या दूसरा ले, यही सवाल है ना आपका? हाँ इसमें बना रहे, पार्शियल पेमेंट प्रॉफिट उठा रहे, पूरे उठा रहे। गावा सर क्या करें? बहुत सही इन्होंने किया, लेकिन बात सही है, पूंजी जितनी थी उतनी ले लिया 200 शेयर। अब देखिए 900 वाला माल 4500 का है। इफ यू आर राइट स्टे राइट, सिंपल। आप सही है, पैसा बन रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर एबीबी का बहुत ही बढ़िया है। एक बार सीरियस करेक्शन आया था, वो आया था करीब 3500 के 3400 के आसपास, फिर एक अप मूव मिला। अब तो इसमें क्लियर कट वीकनेस नजर नहीं आती, स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। अब तो इसको होल्ड ही कीजिए, जो मिला अपना होल्ड करते रहिए। अच्छा गावा सर, ये सुभाष जी का एक और सवाल था। हाँ जी, कि जब अच्छा शेयर दिखता है तो पैसे नहीं होते, उसके लिए क्या करें? अब पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, दुख नहीं करना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमको फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो नहीं होना चाहिए। अब जितना है वो तो बहुत खुश है, और लोगों के पास तो उतना भी नहीं है, तो एटलीस्ट जितना है एंड से थैंक गॉड मेरे पास इतना है और मैंने ले लिया, मजा है। और ज्यादा होता तो फिर बहुत कुछ कर सकता था, अरे मेरे साथ इसके साथ शादी हो जाती, उसके साथ वो हो जाता, ऐसा तो जाओगे दुखी रहोगे। कभी कंपेयर मत कीजिए सर। सुभाष जी सुन लिया, प्राप्त जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, ये आपके लिए दूसरा वाला जवाब है। लेकिन अच्छा ट्रेड आपने लिया 900 वाला स्टॉक। एक और सवाल है क्या सुभाष जी आपके पास? सर साउथ इंडियन बैंक भी है, मैंने लिए हुए। वो कितने में लिए थे? सर मैंने वो लिए 9 रुपये 80 पैसे में 20,000 शेयर, ये 2020 में। क्या करना चाहिए? यार गुरु तुम्हारी स्टॉक पिकिंग बड़ी जबरदस्त है। देखो 9 रुपये वाला माल 21 रुपये हो गया। तो ये आप कह रहे हो पैसे नहीं थे, अब एक एक करके आप निकाल रहे हो। पैसे थे आपके पास, है ना? तो गावा सर क्या करना चाहिए इसमें? क्या सुभाष चंद्र जी का सवाल दूसरा है। साउथ इंडियन बैंक भी इनका मल्टी बैगर है, इसमें क्या करें? 8 का 25 और 21 हो गया। देखिए डबल हो गया है, 9 का 8 9 का डबल हो गया। ऐसा है कि मेरे ख्याल से मेरा जब डबल होता है तो नॉर्मली मैं आधे पैसे निकाल लेता हूँ, फिर डबल होता तो फिर आधे निकालता हूँ, फिर डबल होता तो फिर आधे निकालता हूँ। ये ऐसा होना चाहिए, ये एक सिस्टम कुछ अप्रोच होना चाहिए। लेकिन साउथ इंडिया बैंक का मुझे चार्ट स्ट्रक्चर ठीक नजर आता है। अब मूव पॉसिबल है, 30 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इनको वहां तक होल्ड करना है। तो अभी भी शॉर्ट टर्म में बाई मोड पर है। एक फ्रेश सिग्नल अगर आज ले में तो आज अभी भी मिला है, स्टॉप लॉस लगाइए करीब 20 का, और फिर अभी 23-24 तक जा सकते, 23-24 पॉसिबल है। तो बाई मोड में तो अब भी है, तो नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। अगर चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। ये अच्छा है सर। सुभाष जी आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, इसमें भी चल ही रहा है तो फिर क्या दिक्कत, क्यों बेचने का? इस जिसमें पैसा बने उसको होल्ड करना चाहिए। दोनों रखिए आप, एबीबी भी और साउथ इंडियन बैंक भी। विनिंग ट्रेड्स है, इसमें आपको एकदम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए जहाँ पे इस समय प्राइस है उससे थोड़ा बहुत नीचे, और इस पे होल्ड करिए कंटिन्यूसली। गाबा सर एक स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वो उसमें खबर भी आई कि उनको MSCI ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। स्टॉक 6% ऊपर है आज। अभी थोड़ी पहले 8% था, अभी तो खैर 6% है। 4071 हो गया। और चलेगा क्या अभी? इनफैक्ट मैंने सुबह चार्ट देखा था सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, अभी निकाल लेता हूँ वापस। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का चार्ट था, थोड़ा गैप अप खुला था। मुझे उससे गैप अप पसंद नहीं था, अगर नीचे खुल जाता तो लेने की जगह भी थी। चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन आज लेंगे तो फंस सकते हैं। अगर 3800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, जब तक उसके ऊपर है तब तक ठीक है। अब 4075 पे ट्रेड कर रहा है, तो लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, कुछ वक्त लगेगा उसके लिए। 3800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, लेकिन आज जिसे भी लिया वो फंस सकता है, इसलिए क्योंकि गैप खुला। अगर गैप नहीं खुला तो बहुत अच्छा था। ओके, इसको होल्ड करिए, अभी भी बढ़िया खुला है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज अच्छा है, इसमें तेजी बनी हुई है। गावा से रुकिएगा जरा, MGL के मैनेजमेंट से बात करते हैं। MGL ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए और जून क्वार्टर में, मेरा आज थर्ड ट्रेड था। हाँ अभी मैं उस पर आपसे सवाल भी लूँगा। 1538 करोड़ रुपए की रेवेन्यूज़ इन्होंने क्लॉक किए, और जिसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट भी कंपनी ने बढ़िया बनाया और वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, 368 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट से आशु सिंघल जी जुड़ गए हैं, MD हैं। आशु सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर।
और नंबर्स काफ़ी इम्प्रेसिव थे और काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि कुछ जगहों पे कुछ सवाल भी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो आपके हिसाब से जो ये नंबर आए, इसमें क्या ड्राइविंग फोर्स था? देखिए, जो हमने गैस खरीदी थी लास्ट Q1 से, अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में और इस फाइनेंशियल ईयर में, तो जो गैस हमने खरीदी थी उसके दाम में काफी गिरावट आई है। एक तो जो एपीएम गैस थी वो $2 से कम हुई थी, जो हमने 1 अप्रैल से उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया था। इसके अलावा जो एचपी जो हेनरी हब से लिंक्ड गैस थी टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी $2 के आसपास की गिरावट आई थी और स्पॉट में भी $3-4 के आसपास हमने कम में गैस खरीदी, जिसके कारण हमारी गैस की जो प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट थी वो गिर गई, जबकि रेवेन्यूज जो है वो लगभग उसी स्तर पे रहे जो पिछले Q1 में थे पिछले साल के। तो इसकी वजह से हमारा जो मुनाफा है या प्रॉफिट है वो बढ़ा इस क्वार्टर में। ओके सर, एक चीज़ समझाइए आप मुझे कि जो गैस आपने पिछली बार जो क्वार्टर से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके प्राइसिंग में चेंज है और वो इस साल तक मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहा, चूंकि दुनिया भर में प्राइसेस नीचे आए थे जी, लेकिन वॉल्यूम उस क्वांटम में नहीं बढ़ रहा है जी। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि डीजल और सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी के बीच का जो गैप है काफ़ी लोअर है अभी भी? क्या ये रीज़न है क्या? देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले Q1 से और इस Q1 में, तो पिछले Q1 में सीएनजी की प्राइस लगभग 67 और 69 रुपीस के आसपास थे। इस Q1 में हमारे 79 प्राइस हैं सीएनजी के, और जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो 104 रुपए हैं और डीजल 94 रुपीस के आसपास है। उसमें अगर हम एफिशिएंसी भी जोड़ दें पेट्रोल की, तो लगभग 45% का फायदा रहता है सीएनजी और पेट्रोल में, और लगभग 20% का फायदा रहता है डीजल और सीएनजी में। तो हमारे हिसाब से ये गैप सफिशिएंट है जिससे कि मुनाफा, मतलब मुनाफा नहीं, और गाड़ियों को कन्वर्ट होना चाहिए और आगे सीएनजी की ग्रोथ मिलनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग और स्कीम्स भी कुछ सोच रहे हैं लॉन्च करने के लिए, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स में लॉन्च की जा सकती हैं, जिससे कि सीएनजी और डीजल या सीएनजी और पेट्रोल का जो गैप है उसको कुछ हम लोग भरपाई कर सकें, जिससे कि वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव करें। ओके सर, ऐसा लगता नहीं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी कंसिडरिंग द फ्यूचर इवेंट्स, तो क्या ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कुछ आप चेंज करें? क्योंकि ये गैप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा, अदरवाइज डीजल उसमें बहुत 16-18% का ही गैप है। आप सही कह रहे हैं। अगर इसमें 2-3 चीजों पे निर्भर करता है कि हम प्राइसेस जब कंसीडर करते हैं, कि जैसे आपने बताया पेट्रोल डीजल की क्या प्राइसेस हैं, फिर हमारी मार्जिन्स कितनी हैं, और बाकी इसके अलावा हम ग्रोथ वॉल्यूम्स कितना लेना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि केवल प्राइस घटाने से ही वॉल्यूम बढ़ने लगेंगे। हम लोग अगर मार्जिन्स ज्यादा है तो डेफिनेटली प्राइस को रिकंसीडर करेंगे आने वाले समय में। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट किस तरफ जा रही है। अगर उसमें कुछ गिरावट आती है तो डेफिनेटली हम सीएनजी के प्राइसेस और पीएनजी के प्राइसेस कम करने की सोचेंगे। उससे फर्क पड़ता है, पर और भी चीजें हैं, जैसे आप स्कीम भी लॉन्च कर सकते हैं जिसमें कि जो गाड़ी खरीद रहे हैं उस समय उनको कुछ फ्यूल फ्री दे दिया जाए 6 महीने के लिए, या इस तरीके से, जिससे कि उनका जो डिसीजन है वो सीएनजी की तरफ अच्छा, आप सोच रहे हैं क्या सर? सिंगल सर, क्या ये फ्यूल इंसेंटिव्स के बारे में सोच रहे हैं क्या आप? हाँ जी, मैंने अभी वही कहा, शायद कनेक्शन बीच में ब्रेक हो गया था, कि फ्यूल इंसेंटिव जो नई गाड़ियां खरीदते हैं, वहां पर हम फ्यूल इंसेंटिव कुछ दे सकते हैं। कुछ गाड़ी जो 6 महीने के लिए जैसे फ्यूल फ्री कर दिया, इस तरह की कोई स्कीम हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग है, 6 महीने के। अच्छा, ये जो अब मैंने अभी पुराना सवाल पूछा था उसको मैं एक थोड़ा सा और ट्विक करता हूँ। एक तो जैसे कि अभी प्राइस ऐसा लगता है कि भविष्य के जो इवेंट होने वाले हैं 6-8 महीने में, उस पर नहीं बढ़ पाएंगे, तो उसकी वजह से गैप मेंटेन रहेगा। और दूसरा ये कि अगर क्रूड प्राइसेस नीचे आ गए जो अभी एलिवेटेड लग रहे हैं तो भी नहीं बढ़ेंगे, और आपके ऊपर एक प्रेशर बन सकता है कट का। तो आप ये मानते हैं कि फ्यूचर की स्ट्रेटजी, क्योंकि गैस प्राइस कैप है, तो कटने की कोई संभावना रहती है क्या, कि ये एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम प्राइस कट करके ही कॉम्पीट करेंगे? नहीं, जैसा अभी कहा कि प्राइस कट करने की जो बात होती है उसमें 3-4 चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरह से हैं, दूसरे वॉल्यूम कितने आ रहे हैं और कितने आने की संभावना है, तीसरा जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो किस रेंज में चल रहे हैं,
ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट आगे कितने होने वाली है अगले महीने या उसके आगे 2-3 महीने में, वो सब देखते हुए हम लोग प्राइस कट करते हैं। तो अगर आगे प्राइसेस कम रहेंगे हेनरी हब और ब्रेंट के, जो कि हमारा एक फ्यूल मिक्स में जाता है एपीएम में, एपीएम तो जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से है जिसमें कि करेक्ट, अब $6.5 की सीलिंग है। सीलिंग, और उसके अलावा भी जो हमारी है 10-11% एलएनजी हम मिक्स करते हैं एपीएम में। ओके। तो और कैपेक्स भी हम लोग काफी एग्रेसिवली कर रहे हैं डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस के लिए और सीएनजी स्टेशंस के लिए। तो वो सब देखते हुए हम लोग प्राइस कट का डिसीजन लेते हैं। तो जैसे भी वो होगा तो हम लोग पब्लिकली अनाउंस करेंगे। अभी उसको कुछ बताया नहीं जा सकता कि प्राइस ओके। गिराने की अच्छा संभावना है। सर, आप लोग बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं ब्रेंट पे, क्या आप लोगों का आउटलुक है इस समय? ट्रेजेक्ट्री इसकी ऊपर की साइड में रहेगी कि अब बस हो गया पीक? ये तो कहना बहुत मुश्किल है। अगर ये किसी को पता हो तो वो $1 मिलियन कमा लेगा आराम से। अरे सर, आप लोग इतना, मतलब आप तो डे बाय डे उसको, मिनट टू मिनट आप लोग बाय। ये कहना उचित होगा कि अभी जो सिनेरियो है उसमें ब्रेंट जितना है या उतना ही रहेगा या उससे कम आने की संभावना ज्यादा है। जो अगर आप फ्यूचर्स के प्रोजेक्शंस देखते हैं बाकी जो एनालिस्ट्स हैं, उसके अनुसार ब्रेंट जो है स्टेबल रहेगा या कम होने की संभावना है जो अभी करंट लेवल है उससे। सर एक सवाल और, आपका एक टाइप था क्या मतलब है अभी भी एमएसआरटीसी से, उसका थोड़ा अपडेट बताइए। कितने स्टेशन आपने कवर किए, कितनी बसें कवर हो रही, कितना कंज्यूम हो रहा वहाँ पे? एमएसआरटीसी से हम 120 बसेस लगभग चल रही है, पर उनके साथ हमने बातचीत करी और काफी एग्रेसिवली हम लोग चाहते हैं कि और बसेस वो लोग रोल आउट करें, क्योंकि जो हाईवे पे सीएनजी पंप्स हैं वो अब बढ़ने लगे हैं और उनको डीजल के कंपैरिजन में सीएनजी सस्ती मिलती है और एफिशिएंसी भी रहती है, क्लीन फ्यूल भी है। तो उनसे अभी जो हमने बात करी है तो वो 400-500 बस अब बढ़ाना चाहते हैं 2-3 महीने के अंदर, और हर महीने लगभग 100 बसेस के आसपास वो बढ़ाएंगे। तो वो एक हमारे लिए अच्छा फ्यूल है क्योंकि एक बस 70-80 केजी लेती है और उसमें हमारे लिए वॉल्यूम्स ग्रोथ दिखती है। तो अभी हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो 300-400 बसेस और रोड पे लेके आएंगे। उनका महाराष्ट्र में लगभग 70,000 बसेस का फ्लीट है, तो ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी है। अगर हम लोग और सीएनजी स्टेशंस वहां डेवलप कर सकते हैं जैसे रायगढ़ में, और बाद में जब यूनिसन का एक्विजिशन हो जाएगा तो रत्नागिरी में, इस तरीके से एक पूरी कॉरिडोर बन सकती है जो कि मुंबई से लेकर बैंगलोर की जो कॉरिडोर है उस तरफ का जो रास्ता है, या मुंबई से लेकर के नासिक है, मुंबई से लेकर के पुणे है और मुंबई से अहमदाबाद है, इस तरफ जो बसेस चलती हैं महाराष्ट्र की एमएसआरटीसी की, उसमें हमें लगता है कि वहां पे ट्रैक्शन आएगा। सर ये जो डोमेस्टिक गैस होती है घरों पे यूज़ होने वाली, ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट आपके इसमें कंट्रीब्यूट करती है, या इसका बहुत महत्व नहीं, बावजूद इसके ही काफ़ी कंज्यूमर जुड़ रहे हैं? कनेक्शन मुंबई सिटी में किए हैं, मुंबई सिटी और थाने मुंबई, नवी मुंबई और रायगढ़ मिला करके, और ये लगभग 55% से 60% के बीच में हमारा पेनिट्रेशन है इन जगह पे। इन जगहों पे, ओके। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल, ऐसे लास्ट ईयर हमने 3 लाख कनेक्शन किए थे, 3,05,000, और आईजीएल ने 3,10,000 किए थे। और इन दोनों के अलावा जो तीसरी कंपनी है वो बहुत अंतर है इनमें। तो आईजीएल एमजीएल काफी एग्रेसिवली पीएनजी कनेक्शंस को रोल आउट कर रहे हैं, पर पीएनजी कनेक्शन में एक घर में हार्डली 0.5 एससीएम गैस कंज्यूम होती है एक दिन में। तो वो बहुत कम क्वांटिटी होती है। जैसे अभी हमारे 22 लाख कनेक्शंस हैं, उसमें 0.45 MMSCMD, मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के गैस कंज्यूम हो रही है। तो अगर हम 3 लाख कनेक्शन भी हर साल रोल आउट करते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ इंक्रीमेंटल होता है, जबकि सीएनजी की जो वॉल्यूम्स हैं वो ज्यादा होते हैं। एक्चुअली ये बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब कि इस पे बहुत ज़्यादा मतलब ये तो नहीं कह सकता मैं कंपनी दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन ये कोई बहुत ही शानदार बिजनेस नहीं है आपके लिए कि घरों पे गैस पे, क्योंकि बहुत बहुत मिनिस्कुल है। अच्छा सर, लास्टली क्वेश्चन, मीडियम टर्म में वॉल्यूम ग्रोथ आप क्या लेके चल रहे हैं जो इन्वेस्टर्स सुनना चाहते हैं? अभी जैसे देर काफी कंसर्न था इन्वेस्टर्स का कि इस साल Q1 वर्सेस Q1 वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ है, पर केजी टर्म्स में अगर हम सेल देखते हैं सीएनजी की तो उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ है। पर अभी आगे जो हम लोग कई सारी चीजें हैं, जैसे स्कीम्स भी कुछ अगर लॉन्च करेंगे या प्राइसेस को कुछ हम रिड्यूस करेंगे, तो हम लोग समझते हैं कि, और सीएनजी की प्राइस पहले से ऑलरेडी कम हो गए, पहले 87 पे थे तो वॉल्यूम ग्रोथ काफी उसमें सबड्यूड हो गई थी, अभी 79 पे है और ट्रैक्शन आगे आएगा।
तो हम 5 से 6% या 6 से 7%, 5 से 7% आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी टारगेट कर रहे हैं इस साल के एंड तक। गुड इनफ, 5 to 7% वॉल्यूम ग्रोथ मीडियम टर्म के लिए। आशु सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बहुत शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर के लिए। थैंक यू सो मच जी। MGL बड़ी डोमिनेंट प्लेयर है इस अपने मुंबई महाराष्ट्र इसके आसपास इलाकों के लिए। गाबा सर, MGL का क्या टारगेट है आपका सर? देखिए MGL का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो बढ़िया है, मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन इतना स्ट्रेच हो चुका है करीब 675 to 1125। अगर थोड़ा डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी MGL में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1000 के आसपास है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उसके आसपास मिलता है तो खरीदना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 1020, ले लेना चाहिए। 975 980 के आसपास अगर मौका मिलता है तो लेना चाहिए, फिर उसको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे MGL लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्टिव मूड आ सकते हैं, टाइम वाइज करेक्शन। ओके, तो डिप मिले तो बाई करिए और इसको होल्ड करिए लॉन्गर पीरियड के लिए। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और महानगर गैस में एक कॉल थी उनकी जहाँ पे डिप पे बाई की जा सकती है और मार्केट बिल्कुल वहीं पे खड़ा है। पिछले आधे घंटे हम लोगों ने बात की तब भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।